नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य रंजन और आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड थी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिड्यूस किया था एक एक्सप्रेशन जो एनर्जी को मास के साथ रिलेट कर रहा था, जो हमें बता रहा था कि एनर्जी जो है वो मास के इक्विवेलेंट होता है। हमने E=mc² के बारे में बात किया था। हालांकि उस वीडियो में हम बहुत सारी बात डिस्कस नहीं कर पाए थे, बस हम E=mc² के बारे में ही डिस्कशन कर पाए थे। तो E=mc² के अनुसार कहा जाता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, मास का कन्वर्जन हम एनर्जी में कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई एविडेंस है, कोई ऐसा तथ्य, कोई फैक्ट है जो हमें ये बताता है कि मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है? तो चलिए आज हम बात करेंगे। हमारा जो नया पॉइंट है वो है एविडेंस शोइंग द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस शोइंग द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी के बारे में। हम एविडेंस के बारे में बात करेंगे, आज हम तथ्यों के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से तथ्य हैं जो हमें बताते हैं कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो E=mc² का जो इक्वेशन है, E=mc² का जो एक्सप्रेशन है, वो सबसे पहले कॉक और क्रॉफ्ट नामक साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, और इनके साथ और कौन था? तो इनके साथ थे वॉल्टर। ओके, ये कुछ साइंटिस्ट थे जो मिलकर इन्होंने क्या किया था कि इसको वेरीफाई किया था, इसके एविडेंस यानी तथ्यों को वेरीफाई किया था। ठीक है, तो चलिए इन्होंने कैसे वेरीफाई किया था तो हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो एक इक्वेशन हम देखते हैं। एक इक्वेशन क्या है? लिथियम 7 जिसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, आपको पता ही होगा। और आपके पास एक हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर है आपका 1। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है। उस आइसोटोप्स में से हम प्रोटियम को चूज किए हैं। H11 जो है वो प्रोटियम का होता है। ओके, इसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है हीलियम जिसका मास नंबर होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ठीक है ना, कॉक एंड क्रॉफ्ट एंड वॉल्टन का जो इक्वेशन था, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का ये इक्वेशन है। ओके, ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस रिएक्शन के दौरान जब ये रिएक्शन होता है तो ये जो सेक्शन है और ये जो दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। इस सेक्शन को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और ये जो आपका दूसरा सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स है आपके पास और आपके पास है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के तौर पर आपके पास है लिथियम और आपके पास है प्रोटियम। आपने इन दोनों का रिएक्शन कराया और आपने बनाया हीलियम। ठीक है, आप देख सकते हैं, बेहतर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब इस रिएक्शन के दौरान अगर हम चेक करेंगे इस रिएक्शन के दौरान तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, अगर मैं बात करूं मास ऑफ रिएक्टेंट का और मास ऑफ प्रोडक्ट का। ओके, तो रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट का मास जो है वो कितना है? तो लिथियम का मास होता है 7.0166 और प्रोटियम का जो मास होता है वो है आपका 1.0076। इसके साथ ही जब आप मास ऑफ प्रोडक्ट को देखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट्स को जब आप देखते हैं तो मास ऑफ प्रोडक्ट में आप ये पाएंगे कि जो हीलियम बना उस हीलियम का मास जो है आपको मिला वो मास था 4.0028। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली, ठीक है, और जो रिएक्टेंट का पहले वैल्यू था, अगर हम दोनों को देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, आप ये पाओगे कि जो रिएक्टेंट में मास था और जो प्रोडक्ट में मास है, रिएक्टेंट का मास थोड़ा सा ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास जो है आपका थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो आप जब मास ऑफ रिएक्टेंट में से अगर आप प्रोडक्ट के मास को घटाते हो, जब आप इसे घटाओगे तो आप पाओगे कि हम कैसे घटाएंगे, तो देख लीजिए 7.0166 प्लस 1.0076। आपको यहाँ पर आपका लिथियम का मास 7.0166 और आपका जो यहाँ पर प्रोटियम का जो मास है वो 1.076 है।
जब आप इसमें से घटाते हो मास ऑफ प्रोडक्ट जो कि कितना है 2 इंटू 4.0028, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0186 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इतनी वैल्यू आपको मिली। अब सवाल ये है कि भैया रिएक्टेंट में जो मास था और जो प्रोडक्ट में मास है, रिएक्टेंट ज्यादा था और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम है, तो बाकी के 0.0186 मास आखिर गया कहाँ? क्या आप बता सकते हैं कि ये मास आखिर कहाँ गया? तो यहाँ पर ये मास जो है वो उसे ही हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसे हम लोग डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे ही हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास डिफेक्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आप रिएक्टेंट के रिएक्टेंट में से आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की मास को घटा देते हैं और यहाँ पर घटाने के बाद आपको मिला 0.0186 AMU। ठीक है, तो इतना मास जो है वो गायब हो गया, मास जो है इतना डिफेक्ट हो गया, जिसे हम लोग मास डिफेक्ट क्या है, इतना मास जो है वो क्या हो गया, गायब हो गया। अब इतना मास जो है गया कहाँ? तो जब भी आप लिथियम का रिएक्शन प्रोटियम के साथ कराते हैं तो आपको मिलता है हीलियम, और हीलियम के साथ आपको मिलता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको मिलता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये है कि ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आया कहां से? तो लिथियम और प्रोटियम के रिएक्शन के दौरान जो मास जो है गायब हो गया था, डेल्टा एम की वैल्यू, वही मास जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में। आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हुआ, जो मास गायब हुआ, वही मास जो है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मास गायब होता है वही मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ये बात पता चल गया कि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या उठता है? तो हमारा सवाल ये उठता है कि इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ठीक है, तो हम वो एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हम डेल्टा एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू, ठीक है ना, एनर्जी जो है चेंज होती है, एनर्जी जो है कितना एनर्जी करेस्पॉन्ड करती है, कितना एनर्जी रिलीज होती है, वो डेल्टा ई की वैल्यू आप डेल्टा एम सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। जहां पर डेल्टा एम की वैल्यू 0.0186 माइनस स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 to the whole square। आप इस वैल्यू को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको जो एनर्जी मिलेगी वही क्या होगी, एनर्जी। हालांकि किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.66 into 10 to the power -27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब हम इसे 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर करके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 17.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख सकते हैं 0.0186 AMU जो आपका मास था जो कि डिफेक्ट हुआ, जो करीब 17.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देती है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 17.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कम अगर मास डिफेक्ट भी अगर होता है तो एनर्जी की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। और ये एनर्जी की अमाउंट जो कि बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उस थोड़ी सी मास में आप क्या करते हो कि स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट जो कि 3 into 10 to the power 8 है, और ऊपर से आप स्पीड स्क्वायर कर दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए आपका इंतजार हुआ अब खत्म, और मैं जानता हूँ कि आपको मास एनर्जी रिलेशन को डिड्यूस करना या उसके बारे में जानना या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानने का आपका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, मैं 9th-10th के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास से ही होता है। ये वही टॉपिक है जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका सवाल क्या होता है, वो अक्सर क्रॉस क्वेश्चन करके सिर्फ एक ही सवाल पूछते, और वो सवाल क्या होता है, वो सवाल ये होता है कि अगर फोटॉन जो है
फोटॉन जो है उसकी मास नहीं होती है, रेस्ट मास जो है उसकी 0 होती है। फोटॉन की रेस्ट मास जो है वो क्या होती है? 0। लेकिन फोटॉन की जब रेस्ट मास 0 होती है लेकिन फिर भी फोटॉन का मोमेंटम होता है, और ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 में मोमेंटम पढ़ाने के दौरान बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। ठीक है, ये फोटॉन जो है उसका रेस्ट मास नहीं होता है। ठीक है, फोटॉन का रेस्ट मास नहीं होता है, लेकिन फोटॉन का मोमेंटम जो होता है, और ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इससे पहले जब आपने न्यूटन का सेकंड नियम पढ़ा था तो उस दौरान हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ते थे, और मोमेंटम के बारे में कहा जाता था कि P इज इक्वल टू यानी मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कभी भी आप मोमेंटम निकालना चाहते हो तो आपको उस बॉडी की मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो मास है ही नहीं, यानी रेस्ट मास उस बॉडी की 0 है। तो जब आप 0 की वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो फोटॉन की मोमेंटम भी आपकी 0 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, और ऐसा क्यों नहीं होता है तो चलिए हम आपको आज इसी के बारे में बताएंगे। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है, फोटॉन की कुछ अपनी एनर्जी होती है, क्योंकि फोटॉन जो है एनर्जी का टाइनी पैकेट्स होता है। अब आपको पता है कि स्पीड जो होती है लाइट की वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट जो है अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वही फोटॉन के बंडल्स को कैरी करता है। फोटॉन के बंडल्स ही होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो फोटॉन ट्रेवल कर रहा है, इस फोटॉन की भी स्पीड अगर होगी तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फोटॉन जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। फोटॉन की स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब फोटॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, यानी किसी भी वस्तु की स्पीड अगर बहुत ज्यादा होती है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो हम वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। वहां पर वो सारी फॉर्मूलाज थ्योरीज फेल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिलेशन जो है वो लगाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी मोमेंटम। तो चलिए हम देखते हैं। फोटॉन जो है उसकी रेस्ट मास जो है वो 0 होती है, और इसमें कोई शक नहीं है। इसकी जो रेस्ट मास होती है यानी m0 की वैल्यू वो ना 0 होती है। इसकी रिलेटिविस्टिक मास जो है वो तो 0 नहीं होती। अब अगर कोई भी फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट यानी c के स्पीड से चलेगा तो उसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, और वो E = mc² के बराबर होता है। m क्या होता है? उस बॉडी की रिलेटिविस्टिक मास होती है। लेकिन अगर उस बॉडी की टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, जो कि पिछले क्लास में हमने देखा था, तो उस बॉडी की टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसके गति में होने की वजह से एनर्जी। तो अगर उसकी रेस्ट मास एनर्जी अगर 0 हो भी जाए, यानी m0c² की वैल्यू, अगर m0 की वैल्यू 0 हो भी जाए, फिर भी उसका काइनेटिक एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो तो 0 नहीं हो रही। यानी कि फोटॉन की जो एनर्जी है वो उसकी गति में होने की वजह से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई बॉडी की एनर्जी है, तो उसकी अपनी मास भी होगी, और वो मास किसकी वजह से होती है? तो वो मास उसकी काइनेटिक मास कही जाती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है, वो उस मास को हम लोग उसको काइनेटिक मास कहते हैं, और वो उसके काइनेटिक एनर्जी में होने की वजह से होती है, रेस्ट मास की वजह से नहीं होती है। यहाँ पर रेस्ट मास जो है फोटॉन का 0 होता है। तो हमने पिछले इक्वेशन में m की वैल्यू हमने निकाली थी जो E/c² के बराबर थी। अब यहाँ पर आपको मास मिला जो कि काइनेटिक मास है, जो कि E/c² के बराबर है। तो मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मास कितना है? वो है E/c², और वेलोसिटी कितनी है इसकी? तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि c है, ये हो जाएगा आपका E/c। ओके, अब आपको पता है
कि एनर्जी जो है फोटॉन की कितनी होती है, तो होती है आपकी h न्यू बाई सी हो जाएगी, और जो न्यू की वैल्यू होती है वो न्यू सी बाई लैम्डा के बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा रख दें तो h इंटू सी बाई लैम्डा बाई सी, सी से सी आपका कैंसिल, वो हो गया h बाई लैम्डा। ओके, यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको मिला h बाई लैम्डा। यहाँ पर आपने p की वैल्यू यानी मोमेंटम की वैल्यू h बाई लैम्डा से आप निकाल सकते हैं। ओके,